ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फंक्शनल ग्रुप किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फंक्शनल ग्रुप किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑफ एसिड क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ओके। और आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है किसका? एस्टर्स का। वो भी देख लो जरा। वो भी देख लो जरा। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड सी, ये दोनों में डिफरेंस है। तो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ H लगा हुआ होगा यानी कि OH लगा हुआ होगा। और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप में अगर एक तरफ कार्बन है तो दूसरी तरफ आपका क्या है? दोनों तरफ कार्बन, यानी एस्टर के दोनों तरफ कार्बन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के एक तरफ कार्बन है और एक तरफ आपको OH नजर आ रहा होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। तो इन दोनों में जो दो डिफरेंट बातें हैं वो ये हैं। बिल्कुल सिमिलैरिटी तो है, लेकिन आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा इन दोनों के अंदर पहचानने में। दूसरा ये कि क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि ये पोलैरिटी इसमें होगी, पोलर फंक्शनल ग्रुप है ये। सॉल्यूबल इन वाटर भी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूबल इन वाटर होगा। लेकिन याद रखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका एक काफी वीक एसिड है। तो सबसे पहले हम डिटेल डिस्कस करते हैं किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर जो है ना, अकॉर्डिंगली बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली बात तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। सही है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। और वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शियली आयोनाइज होता है। वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शियली आयोनाइज होता है। ओके। और पार्शियली आयोनाइज में आप यूं समझ लो कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है। तो आउट ऑफ 100 सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो आयोनाइज हो जाएगा, बाकी 99% मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड रहेंगे। तो कंपैरिजन के लिए मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 1% जो है वो डिसोसिएशन होती है किसकी? एसिड की। यानी कि इफ आई एम गोइंग टू हैव 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि कुछ ऐसा, CH3 C OOH। तो अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो आउट ऑफ 100 में से एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो अपना प्रोटॉन दे देगा। मैंने लिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स। तो आउट ऑफ 100 सिर्फ वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड। तो तभी तो हम इसे कह रहे हैं कि ये वीक एसिड है। और वीक एसिड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच इसकी होती है 4, 5, 6। 4, 5 और 6, यानी आप कह सकते हो कि नियर टू 7 होती है। 7 से जितनी दूर पीएच होगी वो एसिड फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 न्यूट्रल पीएच है ना, तो न्यूट्रल के पास पास अगर है तो हम कहेंगे कि वो आपका जो है वो वीक एसिड है, क्योंकि न्यूट्रलिटी की तरफ वो जा रहा है। अगली बात ये, क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर है तो इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एसिड वाले रिएक्शंस होंगे। यानी कि जैसे हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया था ना, कि एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल, एसिड कैन रिएक्ट विद एल्कली, एसिड कैन रिएक्ट विद कार्बोनेट। इसके भी कुछ रिएक्शंस में आपको ऐसी सिमिलैरिटी नजर आएगी, याद रखिएगा ये बात। तो
रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ फैमिली मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फैमिली मेंबर्स में आपके पास, अच्छा हाँ, इसका जो सफिक्स होता है ना, वो ओइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है, जो इसका सफिक्स है, वो क्या है? ओइक एसिड। क्या मतलब इसका? लेट सपोज मेरे पास सबसे पहला है मेथानोइक एसिड। फिर मेरे पास है एथानोइक एसिड। फिर मेरे पास है प्रोपानोइक एसिड। फिर ब्यूटानोइक एसिड। तो मेथानोइक एसिड जो है, उसमें आपके पास ओनली वन कार्बन इज देयर, लाइक दिस। जो एथानोइक एसिड है, उसमें आपके पास दो कार्बन है। जो प्रोपानोइक एसिड है, उसमें आपके पास तीन कार्बन है। और जो ब्यूटानोइक एसिड है, उसमें आपके पास चार कार्बन है। इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन सी आप नोट कर रहे होंगे, वो है कुछ ये। देख रहे हो, सब में फंक्शनल ग्रुप वही है, क्योंकि दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके हो गया जी। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके जी, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दे आर लिक्विड्स। दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ओके। दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लिक्विड होने के साथ साथ इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना, बेटा वो भी ज्यादा होते हैं। हाई, हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बोलोगे क्यों, क्या रीजन है इसका? तो अगर मैं आपको रीजन इसका बताऊं कि भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, दे फॉर्म मोर देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड। दे फॉर्म मोर देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के होने से पता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि यार वो चीज वाटर में सॉल्यूबल है। जैसे अल्कोहल्स थे, अल्कोहल्स के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमने क्या कहा कि भाई वो तो वाटर में सॉल्यूबल है, तो भाई ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल से ज्यादा बना रहे होते हैं। कैसे? कैसे? तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। ओके। और फिर आपके पास आ गया ओ एच। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, राइट। इसी तरह से मेरे पास इसी का दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया। इसी का मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया। अब इसकी पोलैरिटी में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या क्या पोलैरिटी। ओके, तो इनकी पोलैरिटी में हम ये कहते हैं कि जो आपके पास है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। ओके। और ये वाला जो ओ एच है आपके पास, इसको भी मैं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेड बनाकर लिखूं, यानी कि कुछ ऐसा,
तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर्स हैं, इसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव है, और ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है। ओके। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल बनाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और मैं अट्रैक्शन शो करना चाह रहा हूँ बेसिकली। इसकी अट्रैक्शन उसके हाइड्रोजन के साथ होगी, इसकी अट्रैक्शन उसके हाइड्रोजन के साथ होगी। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, ये देखो जरा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ओके। और ये जो आपका ऑक्सीजन है ये कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। दिस इज योर आर, और ये आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसके पास भी लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव है ये, पार्शियल नेगेटिव है। और इसकी अट्रैक्शन किसके साथ है, इसके साथ है। तो आप देख सकते हैं कि दे आर गोइंग टू हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर गोइंग टू हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो चीज वाटर में उतनी ज्यादा उतनी अच्छी सॉल्युबल होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके। सो देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से भी ज्यादा है, अल्कोहल से भी ज्यादा है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है। क्योंकि अल्कोहल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो दे आर soluble इन वाटर, दे आर soluble इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। अच्छा जी, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, और इसी तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीजेस। तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस solubility decreases। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो रहा है। देखिएगा जरा, मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ। ये आपके पास एथेनोइक एसिड है, और ये आपके पास पेंटानोइक एसिड है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये है, नॉन पोलर पार्ट है, और ये इसका जो है कौन सा, ये जो है ये पोलर पार्ट है। ये क्या है, पोलर पार्ट है। तो जब नॉन पोलर पार्ट आपका इंक्रीज होता है तो वाटर तो आपका पोलर है, तो वाटर तो आपका पोलर है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी भी मैटर करती है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। ओके जी। अच्छा, तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ओके। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये एसिडिक नेचर के हैं। तो जब ये एसिडिक नेचर के हैं तो इनको फिर रिएक्शन भी वैसे ही करना चाहिए। तो लेट्स सपोज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल। पहले इसकी जनरल इक्वेशन देख लो कि क्या बनता है। जब भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये याद रखो। मेटल आप ले लो सोडियम, मेटल आप क्या ले लो, सोडियम, CH3COOH रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो आपके पास बनेगा CH3COONA और आपके पास रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आपका चीकू रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ तो बनेगा चीकू ना, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, अदरवाइज बाकी मेटल के साथ ये इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसका मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन है, तो व्हेन योर चीकू इज गोइंग टू रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल तो बनेगा CH3COO2 और Mg, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है तो उसकी वैलेंसी 2 है। तो अकॉर्डिंगली हमें चार्जेस लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। सोडियम तो ग्रुप 1 में था इसलिए उसके नीचे कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैग्नीशियम का ग्रुप 2 है तो आपको वो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा फिर। तो ये रिएक्शन विद मेटल है। इसी तरह से हमारे पास रिएक्शन विद एल्कली भी होता है। रिएक्शन विद एल्कली भी होता है। तो रिएक्शन विद एल्कली में अब आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने लिया चीकू और अब मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH के साथ। तो अब आपके पास क्या बनेगा, चीकू ना, और आपके पास वाटर बन जाएगा। तो इसकी भी जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन अगर मैं आपको कहूँ कि when your acid is going to react with alkali तो आपके पास बनेगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, मेटल के कार्बोनेट्स के साथ, मेटल के कार्बोनेट्स के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा। तो उसकी भी मैं जनरल इक्वेशन लिख दूं पहले, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट going to produce salt प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके। अच्छा, अब हम इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल पर अप्लाई कर लेते हैं, और वो मैं ले लेता हूँ क्या, ये मेरे पास है एथेनोइक एसिड और इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। सही है जी। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका वो एज एन एसिड उसका बिहेवियर है। तो अगर उसका एसिडिक बिहेवियर है तो उनको इन चीजों के साथ रिएक्शन करना चाहिए।
तो वो हमने करवा दिया। पहले रिएक्शन विद मेटल करवाया, फिर हमने रिएक्शन विद एल्कली करवाया। ओके। और फिर हमने रिएक्शन विद मेटल के कार्बोनेट से करवाया। तो वो मैंने बेस की कैटेगरी में डाल दिया, एक ही बात है। ओके जी। ये सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम मेटल आ रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो ये आपका क्या है? सॉल्ट है, राइट। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। भाई अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के आपके पास तीन मेथड है, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के आपके पास तीन मेथड है। या तो आप प्राइमरी अल्कोहल से बना लो, या तो आप एल्डिहाइड से बना लो, या तो आप नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवा लो। ये सब पुराने चैप्टर वाले रिएक्शन है। चूंकि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हमने स्टार्ट किया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम उनको अब डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके। तो सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम प्राइमर ऑफ। हाँ हम ना बिल्कुल, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। वैसे मैं ये भेज दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रॉम फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि लेट्स सपोज ये रहा CH3 CH2OH, और आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी K2Cr2O7 से, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, और उससे आपने क्या कर दिया? हीट अंडर रिफ्लक्स। तो याद रखना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यही काम अगर आप K2Cr2O7 के बजाय KMnO4 से भी कर लोगे, यानी यानी पोटेशियम मैग्नेट्स, यानी पोटेशियम मैग्नेट से कर लोगे, तो भी यही बनेगा, तो भी यही बनेगा। तो भी आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं। और आपको इसमें ऑब्जर्वेशन होगी, नजर आएगा आपको इसमें, इस केस में नजर आएगा पर्पल टू ऑरेंज टू ग्रीन। इस केस में नजर आएगा आपको ऑरेंज टू ग्रीन। और इस केस में नजर आएगा पर्पल टू कलरलेस। पर्पल टू कलरलेस, राइट। दूसरा मेरे पास क्या मेथड था? फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड। तो अगर मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो, यानी कि कुछ ऐसा हो, CH3C डबल बॉन्ड OH हो, और मैं उसको ऑक्सीडाइज करवा दूं थ्रू K2Cr2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही रहेगा ना यार, K2Cr2O7 2 एसिडिफाइड एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये का एसिड बन जाएगा दोबारा से, एसिड बन जाएगा आपके पास दोबारा से। ओके। अच्छा, आप इसको टैलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो इसमें, और टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। यानी सेम, अगर आपके पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो, अगर आपके पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे, फिर लिख देता हूँ मैं इसे नीचे, और फिर लिख देता हूँ मैं इसे नीचे, और फिर लिख देता हूँ मैं इसे नीचे। यानी कि अगर मेरे पास K2Cr2O7 के लिए ना,
पोटेशियम मैग्नेट हो तब भी यही बनेगा। अगर आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन हो तब भी यही बनेगा। टॉलेंस रिएजेंट हो तब भी यही बनेगा। ये आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन है। ओके जी। और नीचे वाला आपके पास क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। एक ही प्रोडक्ट बनेगी। एक ही प्रोडक्ट बनेगी। चाहे टॉलेंस रिएजेंट हो, चाहे फैलिंग सॉल्यूशन हो, चाहे आपके पास के MnO4 हो, चाहे आपके पास K2Cr2O7 हो, आपका एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी कि बेसिकली ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। एक हमने कर लिया फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एक हमने कर लिया फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, या आप कह लो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, एक ही बात है। तो थर्ड मेथड पे हम आ जाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। ये लास्ट मेथड है एसिड को प्रिपेयर करने का। कार्बोक्सिलिक एसिड और वैसे एक छोटा सा टॉपिक, यानी कि अगर मैंने कोई भी नाइट्राइल ले लिया, 2 कार्बन वाला हो या 3 कार्बन वाला हो या 4 कार्बन वाला हो, तो ये देखो जरा, CH3, CH2 CN अगर मैंने लिया और उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी थ्रू डाइल्यूट HCl, और उसको मैंने हीट अंडर रिफ्लक्स कर दिया। जैसे ही मैं उसे हीट अंडर रिफ्लक्स करूंगा, तो आपका जो साइनाइड है, नाइट्राइल है, वो चेंज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर मैंने जो हाइड्रोलिसिस के लिए लिया है वो डाइल्यूट एसिड लिया है, यानी HCl लिया है मैंने। HCl के बजाय तुम NaOH भी ले सकते हो, सही है ना? HCl के बजाय तुम NaOH भी ले सकते हो। तो ये देखो NaOH ले रहा हूँ मैं। अगर NaOH में लूंगा तो फिर एसिड नहीं बनता, फिर एसिड के बजाय उसका सॉल्ट बन जाता है। एसिड के बजाय फिर उसका सॉल्ट बन जाता है, ये डिफरेंस याद रखना। यानी कि फिर आपके पास बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, बस ये बन जाएगा CH3CH2CH2COONA बन जाएगा। अगर आपने अगर आपने क्या किया, एक NaOH लिया, हीट अंडर रिफ्लक्स अभी भी कर रहे हो, हीट अंडर रिफ्लक्स अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपने NaOH ले लिया उसकी जगह। ये देखो, रिएक्टेंट अभी भी आपका वही है, यानी कि रिएक्टेंट आपका CH3CH2CH2 और CN है। रिएक्टेंट आपका अभी भी वही है, बस आपने क्या किया, अपना कैटलिस्ट चेंज कर लिया। ये जो एसिड और बेस हम ले रहे हैं बेसिकली एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप एसिड लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और अगर आप बेस लोगे यानी कि NaOH लोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, लेकिन उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है अभी, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। बस उसके H की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सोडियम। बस दोनों में ये डिफरेंस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये 3 प्रिपरेशन है। उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एसिडिक बिहेवियर रखता है तो वो मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा, वो एल्कली के साथ भी रिएक्शन करेगा, वो मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा। ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेल कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हम एस्टर शुरू कर देते हैं। एसिड में जितनी भी इक्वेशन हमने लिखी वो सब चैप्टर्स में कवर, चाहे फ्रॉम एल्डिहाइड हो, चाहे फ्रॉम कुछ भी हो, ये सारे ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं। तो इसमें एज सच अगर देखा जाए तो कोई नई चीज आपके पास नहीं आई है। फिर हम आते हैं एस्टर्स पर। एस्टर्स में एक तो बात यह है कि इनका फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है ना? इनका फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। और इनके फंक्शनल ग्रुप में कुछ आपको ये नजर आएगा, RC डबल बॉन्ड OOR, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मुझे एस्टर बनाना है, फर्स्ट करो मुझे एस्टर बनाना है, तो एस्टर बनता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से।
तो एस्टर की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, और एस्टर का सुफिक्स क्या होता है। एस्टर के सुफिक्स में आपको नजर आएंगी दो चीजें। एक आपको नजर आएगा YL, और एक आपको नजर आएगा OH। ये दो चीजें आपको नजर आएंगी एस्टर के उसमें, ये दो चीजें आपको नजर आएंगी। लेट्स सपोज एक मेरे पास है मिथाइल इथेनोएट। एक मेरे पास क्या है, मिथाइल एथेनोएट। इसकी नेमिंग भी हम कर चुके हैं पहले, आपने देखा होगा। तो इसमें जो सफिक्स आपको नजर आ रहा है वो कुछ ये है, ये OH और ये I। तो इस तरह से भी आप अपने एस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। ये इस वाले एस्टर में आपके पास कितने कार्बन्स हैं, एक ये है एक कार्बन, और ये इथेन जो है ये दो कार्बन। तो टोटल इस वाले एस्टर में आपके पास तीन कार्बन्स है। भाई अगर मैं दो कार्बन्स वाला एस्टर बनाना चाहता हूं, तो ले लो आप दो कार्बन वाला, ले लो दो कार्बन वाला। कैसे, आप ले लो इथाइल, सॉरी मिथाइल, आप ले लो मिथाइल मेथानोएट। मिथाइल मेथानोएट, ये दो कार्बन वाला एस्टर है। इसका भी अगर आप सुफिक्स देखो तो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार ये एस्टर है आपका। एक कार्बन वाला एस्टर नहीं होता, एक कार्बन वाला एस्टर पॉसिबल नहीं है, फिर वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं एस्टर बनाऊं। तो एस्टर की फॉर्मेशन के लिए याद रखना, आपको दो चीजें चाहिए। एस्टर प्लस वाटर आपका बन सकता है अगर आप दो रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करो। एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आपके पास है अल्कोहल। तो आपके पास एस्टर बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी ले लो आप। ये लो, मैं एथेनोइक एसिड ले रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड OH। और ये मैं ले रहा हूँ दो कार्बन वाला अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, तो याद रखना इसका OH और इसका H ये रिमूव हो जाते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है वो आपस में कनेक्ट होगा कुछ इस स्टाइल में, कुछ इस तरह। और ये आपका वाटर रिमूव हो गया। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एस्टर लिंकेज, ये एस्टर है आपका। ये क्या है आपके पास, एस्टर है। एस्टर कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो आप कोई सा भी एस्टर बना सकते हो इससे यार, लेकिन इसमें जो काम की बात है वो क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव होता है, OH रिमूव होता है, और अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसमें ये सीखने की बात है। ये कुछ ऐसे जा रहा होता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा, और अल्कोहल अपना हाइड्रोजन देगा, और इस तरह से आपके पास एस्टर बन जाएगा। बड़े मतलब बड़ा इजी सा है, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड इसमें बातें नहीं है। कोई सा भी एस्टर बना लो आप, दो कार्बन वाला, तीन वाला, चार वाला, पांच वाला, 10 वाला, जो आपका दिल करे। लेकिन एस्टर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपको चाहिए अल्कोहल। बस ये है इसमें। एस्टर बनने के बाद, लेट सपोज आपके पास एस्टर बन गया, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि यार मुझे जो एस्टर अब बनाना है ना, वो कुछ ये बनाना है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। भाई ये बनाना है आपको, एस्टर है ना यार, ये एस्टर है ना, ये मैंने स्केलेटल दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना भाई, ये कार्बन कार्बन है सारे। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस एसिड को
इस एस्टर को बनाने के लिए मैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लूं और मैं कौन सा अल्कोहल लूं। तो एक बात बड़ी काम की मैं आपको बता रहा हूँ आज। देखिएगा बेटा, जिसके साथ कार्बोनाइल लगा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट, तुम सबको पता है कि ये एसिडिक पार्ट है। और जिसके साथ ये वाला पार्ट है, तुम सबको पता है कि ये अल्कोहल वाला पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दो कार्बन वाला एसिड चाहिए, कुछ ऐसा। और दो कार्बन वाला मुझे अल्कोहल चाहिए। इस तरह से आप क्या बना लोगे? एस्टर बना लोगे। है ना, कितना सिंपल है देखो। तो एस्टर से भी पहचान सकते हो आप कि किन दो रिएक्शन करवा, किन दो चीजों को मिक्स करके मैं अपना एस्टर बना सकता हूँ। ओके। और एस्टर बनाते हुए आपको हीट भी करना पड़ता है, और एज अ कैटलिस्ट आपको एसिड भी लेना पड़ता है यहाँ पर। ओके। तो कोई भी एस्टर आप दे दो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये किस अल्कोहल और किस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करके हमने बनाया है। तो यहाँ पर ये पहचानना जो है वो आर्ट है। तो एस्टर में, एस्टर की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे ही होती है, और कोई तीसरा चौथा मेथड एस्टर को बनाने का नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ओके। यहाँ तक सबको समझ आ गई बात? क्लियर है?